हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूक करने का है, ताकि वो इस अद्भुत ब्रह्मांड को जान सके और साथ ही साथ उन साइंटिस्ट के काम को अप्रिशिएट कर सके जो इसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक यूनिवर्स का आधे से ज़्यादा मैटर हिडन था, या यूँ कहे तो अनडिटेक्टेड था। और मैं यहाँ पे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात नहीं कर रहा, जो 27 एंड 68% है रिस्पेक्टिवली। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ऑर्डिनरी मैटर के बारे में, जिनसे मिलकर आप, मैं और सभी स्टार्स, गैलेक्सीज, नेब्यूलाज और बेसिकली वो सभी चीज़ें जो हम देखते हैं बनी हैं। और इन्हीं में से ज़्यादातर चीज़ें मिलकर बनी हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से, जो एक तरह के बेरियॉन्स हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्स 5% बेरियोनिक मैटर से बना है, लेकिन जब हम एक्चुअली में देखते हैं तो ये सिर्फ 2.5% ही मिलता है, और इसी को मिसिंग बेरियोनिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। श्योरली आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि क्यों हम यूनिवर्स में ऑर्डिनरी बेरियोनिक मैटर को 5% ही मानते हैं। द आंसर इज़, बेरियोनिक मैटर के इस डेंसिटी से हम इस यूनिवर्स में ऑब्जर्व डिफरेंट एलिमेंट्स के रिलेटिव अबंडेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली द रेशियो ऑफ ड्यूटेरियम टू हाइड्रोजन टू हीलियम। यूनिवर्स के शुरुआत में बिग बैंग के जस्ट बाद न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हर तरफ प्रेजेंट थे। वहाँ का वातावरण बहुत गर्म और टन्स ऑफ रेडिएशन से भरा पड़ा था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड किया, ये क्यूल होके एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्यूज होना स्टार्ट हो गए और एक स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म करने लगे, लाइक हीलियम 4 मेड अप ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब प्रॉब्लम ये थी कि हीलियम 4 को फॉर्म करने के लिए पहले हमें ड्यूटेरियम को फॉर्म करने की ज़रूरत थी, जो मिलके बनते हैं 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन से। और ड्यूटेरियम एक लेस स्टेबल न्यूक्लियस है, और ये जितनी तेज़ी से फॉर्म होते हैं उतनी तेज़ी से अलग भी हो जाते हैं। लेकिन बिग बैंग के लगभग 10 सेकेंड्स बाद यूनिवर्स इतना कूल हो गया जिससे ड्यूटेरियम बन पाए, और जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ ये रैपिडली हीलियम में फ्यूज़ हो गए। और जिस रेट से इसका फ्यूज़न हुआ वो डिपेंड करता है अर्ली यूनिवर्स में प्रेजेंट मैटर की डेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा फ्यूज़न रेट। फिर बिग बैंग के लगभग 20 मिनट बाद टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया, जिससे फ्यूज़न प्रोसेस बंद हो गया, और इस पॉइंट पे एलिमेंटल एबंडेंस लॉक हो गया, जस्ट लाइक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मोमेंट। वहाँ पे 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम बाय मास प्रेजेंट थे, जो बेसिकली हम आज भी इस यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं। एवरी 1 मिलियन हाइड्रोजन न्यूक्लियस में 26 ड्यूटेरियम प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट्स अमेजिंग अबाउट ड्यूटेरियम कि ये स्टेबल है और डीके नहीं होते, और बिग बैंग के बाद कोई ऐसी नॉन प्रोसेस नहीं है जो इसको प्रोड्यूस कर सके इतने सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में। जिसका मतलब वर्चुअली यूनिवर्स के सभी ड्यूटेरियम, जिसका रेशियो एक गिलास पानी में 6000 हाइड्रोजन एटम्स इस टू 1 होता है, किसी स्टार में नहीं बल्कि क्रिएट हुए हैं बिग बैंग के फर्स्ट 20 मिनट्स में। ओल्डेस्ट लाइट जो हम अंतरिक्ष की गहराइयों में देख सकते हैं वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसको आफ्टर ग्लो ऑफ बिग बैंग भी कहते हैं, जो लगभग 400,000 ईयर्स से ट्रैवल कर रही है इस यूनिवर्स में बिग बैंग के बाद। और इसलिए हम लिटरली उन फोटॉन्स को काउंट कर सकते हैं एंड कैलकुलेट कर सकते हैं बिग बैंग के बाद की रेडिएशन डेंसिटी को। 26 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई पर मिलियन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की वैल्यू का यूज़ करके हम रेशियो ऑफ बेरियोनिक मैटर टू फोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हमने ये पाया कि इस यूनिवर्स में 5% बेरियोनिक मैटर होना चाहिए। इन लेट 90s साइंटिस्ट इन सभी बेरियोनिक मैटर को देखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सभी प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड्स एंड बेसिकली उन सभी चीज़ों को जिसको हम देख सकते हैं और इन्फर कर सकते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को ऐड किया, और ये पाया कि ये सब सिर्फ 20% बेरियोनिक मैटर ही बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ द रेस्ट? वेल, सभी ऑर्डिनरी मैटर ग्लो या किसी स्टार की प्रेजेंस में इल्यूमिनेट नहीं करते, मीन्स ऑर्डिनरी मैटर जस्ट इन डार्कनेस। और अगर हमें उन बेरियॉन्स को फाइंड करना है तो एक तरीका है बैक लाइट को यूज़ करने का, ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट वेरी फार अवे, जिसका मतलब ये भी है कि वो लाइट बहुत पहले के बने यूनिवर्स की भी होगी। एंड क्वेसार्स आर दी परफेक्ट बैक लाइट। उनकी ल्यूमिनोसिटी 1000 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू होल गैलेक्सी। क्वेसार्स से जो लाइट हम रिसीव करते हैं वो हेविली रेड शिफ्टेड होती है और उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, लैब में हाइड्रोजन एटम उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए तो वो वायलेट लाइट इमिट करेगा 121.6 नैनोमीटर्स की। लेकिन जब हम क्वेसार्स के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें पीक मिलती है येलो लाइट की, जिसकी वेवलेंथ 560 नैनोमीटर से ज़्यादा की होती है, मीन्स इट इज़ रेड शिफ्टेड।
लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम इस स्पेक्ट्रम के लेफ्ट में देखें तो हमें बहुत से छोटे डिप देखने को मिलते हैं। ये डिप प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंस के कारण इन क्वेसार्स के लाइन में, जो कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये डिप प्रोड्यूस करते हैं। जब ये क्वेसार्स इन न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम तक आते हैं तब कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में सेंड कर देते हैं। और क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस हमसे ज़्यादा क्लोज हैं एज कम्पेयर टू क्वेसार्स, इसलिए ये लेस रेड शिफ्टेड होते हैं और इसीलिए स्पेक्ट्रम में डिप को फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली छोटे होते चले जाते हैं। और इस फिनोमेना को लाइमन अल्फा फॉरेस्ट कहते हैं, जो एक तरह का वन डायमेंशनल मैप बनाता है और हमें बताता है कि न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम कहाँ पर और कितनी संख्या में प्रेजेंट हैं इस क्वेसार्स की लाइन में। और इन सभी न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस को बाकी बेरियोनिक मैटर में ऐड करें तो ये मिलकर बनाती हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ बेरियोनिक मैटर को। तो अब सवाल ये है कि बाकी का आधा बेरियोनिक मैटर कहाँ है? वेल, पूरे यूनिवर्स का कंप्यूटर स्टिमुलेशन ये सजेस्ट करता है कि ये प्रेजेंट है गैलेक्सीज के बीच में प्रेजेंट फिलामेंट्स में, और ये बहुत ज़्यादा ही फैले हुए हैं, जस्ट 10 पार्टिकल्स पर क्यूबिक मीटर। और ये पार्टिकल्स आयोनाइज्ड भी हैं, मींस ये कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम की तरह। और ये प्रेजेंट है एक टेम्परेचर रेंज में बिटवीन 100,000 to 10 मिलियन केल्विन, और इसीलिए इसको वार्म हॉट इंटरगैलेक्टिक मीडियम और विम भी बोला जाता है। इन विम्स को ढूंढना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ये आयनाइज्ड होते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और ये सिर्फ हाई एनर्जी यूवी या लो एनर्जी एक्सरेज ही इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं। इन इंटरगैलेक्टिक फिलामेंट्स के बारे में और जानने के लिए आप मेरे स्पेस टॉक वीडियोस देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, कुछ लोगों ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज़ किया है विम को फाइंड करने के लिए, बट रिसेंटली एक नेचुरली अकरिंग फिजिकल फिनोमेना ने हमें अलाउ किया इन सभी मिसिंग बेरियंस को फाइंड करने में। लेट्स फाइंड आउट हाउ। इसको समझने के लिए हमें लाइटिंग के बारे में जानना होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर अर्थ के एक एटमॉस्फेयर में लाइटिंग हो रही हो तो उसको हम दूसरे हेमिस्फेयर से डिटेक्ट कर सकते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि लाइटिंग सभी स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है। आई मीन हम सिर्फ वाइट लाइट ही देखते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियो वेव्स भी रिलीज होती हैं, और अगर आप उसके आसपास होंगे तो आप भी उसको डिटेक्ट कर पाएंगे एक पल्स की तरह। लेकिन जो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं वो एक्चुअली में एटमॉस्फेयर के बाहर भी ट्रैवल करती हैं और अर्थ के मैग्नेटिक रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में सेवरल किलोमीटर्स ट्रैवल करते हुए अर्थ के दूसरे हेमिस्फेयर में आ जाती हैं, जहां हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि ये जब डिटेक्ट होती हैं तो एक सिंगल पल्स की तरह नहीं, बल्कि स्प्रेड आउट होती हैं एक विसल की तरह। और अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ ऐसी सुनाई देती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी साईफाई मूवी में कोई लेजर गन, पर ऐसा क्यों? वेल, जैसे जैसे रेडियो वेव्स अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर में ट्रैवल करती हैं तब वो इंटरेक्ट करती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, जो उनको स्लो कर देती हैं। रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी जितनी लो होगी वो वेव्स उतनी स्लो हो जाएंगी। ये एक तरह का डिस्पर्जन है। जैसे एक प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स करता है, उसी तरह मैग्नेटोस्फीयर का प्लाज्मा रेडियो वेव्स को उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी में सेपरेट करता है। लो फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा स्लो डाउन होती हैं हायर फ्रिक्वेंसीज से, सो जो एज अ पल्स स्टार्ट हुई थी वो एंड अप करती हैं एज अ विस्लिंग साउंड में। जो अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन है वो हमें बताता है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन से होकर ये वेव्स हमारे डिटेक्टर तक आए हैं, और इसी फिनोमेना का यूज़ करके हम यूनिवर्स के सभी आयोनाइज्ड बेरियंस को फाइंड कर सकते हैं। हमें बस एक ब्राइट फ्लैश ऑफ रेडियो वेव्स चाहिए किसी डिस्टेंस यूनिवर्स में। जैसे 2007 में एस्ट्रोनॉमर्स ने फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट डिटेक्ट किया था, जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, और ये बहुत दूर किसी गैलेक्सी से आया था। हमें ये तो नहीं पता कि ये कैसे क्रिएट हुआ, बट कुछ साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि ये किसी न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के कोलिजन से आया है, और उन्हीं रेडियो वेव्स के डिस्पर्जन को देखकर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे और सोर्स के बीच में कितने आयोनाइज्ड बेरियंस प्रेजेंट हैं। और यही एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली किया भी, जो हाल ही में नेचर पेपर में पब्लिश भी हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सेवरल फास्ट रेडियो बर्स्ट के डिस्पर्जन को प्लॉट किया उनके गैलेक्सीज के रेडशिफ्ट के अकॉर्डिंग, और उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज जितनी दूर है उनका सिग्नल भी उतना ही डिस्पर्स है, और इसी बेसिस पे उन्होंने एस्टिमेट किया टोटल बेरियोनिक मैटर को जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, विच इंक्लूड्स विम ऑल्सो। और एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पाया कि ये टोटल 5% है। सो दे फाइनली फाउंड द मिसिंग बेरियन। इस यूनिवर्स के 50% बेरियंस प्रेजेंट है वार्म हॉट इंटरगैलेक्टिक मीडियम में, और ये एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से प्रूव करता है कि हमारे साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के कैलकुलेशंस कितने सटीक होते हैं। 1990 में ही हमने पता लगा लिया था कि 5% बेरियोनिक मैटर है, जो अब प्रूव भी हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे वंडरफुल।